एक तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट होता है। मैं इतना एक्साइटेड हो गया था फिजिक्स सेक्शन करते हुए कि मैंने एक्साइटमेंट वर्ड ही नहीं पढ़ा और इसलिए वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तुक्का लगाना होता है कि चारों ऑप्शन का कुछ आइडिया नहीं है, आपने कुछ एक ऐसी ऑप्शन टिक कर दिया क्योंकि आपको सुनने में मिला था कि बी और सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होते हैं। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने बोला था कि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, उसको आप वहाँ कमेंट करो। और उस पर 300 से ऊपर कमेंट आया था जिसमें लोगों ने अपने अपने डाउट्स लिखे। मैंने हर एक कमेंट को पढ़ा, उसमें जितने भी जेन्युइन डाउट्स थे उनको मैंने पिक किया है और उसको मैंने लिख लिया है और हर एक के ऊपर एक वीडियो आएगी। उन्हीं में से एक वीडियो आज आई है जिसमें आपने जो पूछा था कि भैया हमारे टेस्ट के मार्क्स जो है वो रुक गए हैं एक जगह पे, वो इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। हम लोग 300 पे रुक गए हैं या 450 के आसपास रुक गए हैं, 600 हम लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं या 600 हम लोग टच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। हर एक बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उन्हें कैसे इंप्रूव करना चाहिए इस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जो मार्क्स है वो कहाँ पे आके रुकता है, तो जनरली कुछ बच्चों के मार्क्स 450 के आसपास आके रुक जाता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स 520, 530 के आसपास रुकता है, 550 क्रॉस नहीं हो रहा होता है, या फिर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 580, 590 आता है लेकिन 600 कभी क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ये सारे जो है मार्क्स रुकने के ही एग्जाम्पल है कि एक जगह पे आके मार्क्स रुक गए। हो सकता है कि आपके मार्क्स 300 के आसपास ही रुक गए, उससे नीचे रुक रहे हैं तो मतलब कि आपने अभी 10 तैयारी स्टार्ट की और अभी आपको काफी इंप्रूवमेंट करना है। एक 450 के आसपास आके अगर मार्क्स रुक रहा है तो उसको मान सकते हैं कि एक जगह मार्क्स रुका है, ठीक है। उसके नीचे अगर रुक रहा है तो अभी आप आराम से सिलेबस खत्म करो, आगे जाओगे तो आपके अपने आप मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपके मार्क्स 450 के नीचे रुक रहे हैं या फिर 450 के आसपास आके रुक गए तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। मेनली जो इसमें दिक्कत आता है वो ये आता है कि आप जो है अपने टेस्ट के पहले सिलेबस कंप्लीट करके जा ही नहीं पा रहे हो। मतलब टेस्ट में कोई सिलेबस आ रहा है वो कभी भी आप कंप्लीट करके नहीं जा रहे हो। मतलब हो सकता है आपका हर बार कोई 2 चैप्टर या 3 चैप्टर छूट जा रहा है, उसके बाद आप टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपका कभी भी मार्क्स जो है इंप्रूव होते हुए आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हर बार आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रह रहा है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपका सिलेबस तो आप कंप्लीट कर लेते हो क्योंकि टीचर जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़ ले रहे हो, लेकिन टेस्ट से पहले आप रिवाइज करके नहीं जा रहे हो। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है 450 के आसपास रुक गए। दूसरी चीज़, वैसे बच्चे जिनका मार्क्स जो है वो 520 या फिर 550, 600 के नीचे रुका हुआ है कहीं पे, तो उनका मेनली रीजन जो है ना वो ये नहीं होता है कि वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं या फिर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वो दोनों करके जाते हैं। मेन दिक्कत जो आती है वो आती है कि वो सिले मिस्टेक काफी कर देते हैं एग्जाम में, जिसके कारण उनकी नेगेटिव मार्किंग काफी हो जाती है। अभी कल ही जो कमेंट आया था एक कि भैया मेरे 80 से 90 मार्क्स जो है नेगेटिव हो जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्क्स है, इसके कारण आपके कभी भी मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, उल्टा आपको घटते हुए दिखेंगे। ये भी चीज हो सकती है कि आप जिस टेस्ट को फॉलो कर रहे हो, जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन काफी दे रहे हैं, जिसके कारण आप उनको अटेम्प्ट करने चले जाते हो और आप वो गलत कर देते हो और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं या फिर बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें एक लिमिट के बाद जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ रहे हैं वो लोग बायो में। ये भी हो सकता है कि आप एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो अपने एग्जाम में, या फिर आप अच्छे से टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे हो और मिस्टेक कॉपी को कैसे यूज करना है ये आपको नहीं पता है और इसलिए आप इंप्रूव नहीं कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उन बच्चों के बारे में जो कि 400 या उसके आसपास कहीं आके स्टक हो गए हैं, 400 के नीचे हैं या फिर 450 के आसपास हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि या तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो टेस्ट से पहले या फिर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। अब इससे पहले कि मैं बात करूं कि सिलेबस अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये समझो अगर आप में से कोई भी एक ऐसा बच्चा है जो सिलेबस कंप्लीट नहीं होने के कारण टेस्ट नहीं देता है, कुछ उसके 2-3 चैप्टर छूट जाते हैं इसलिए वो टेस्ट ही छोड़ देता है, तो ये क्या होता है कि आप एक बार पहला टेस्ट छोड़ दोगे कि कोई दिक्कत नहीं, अगले टेस्ट में तो मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा तो अगले टेस्ट को मैं दे दूंगा, ये पहला टेस्ट है इसको छोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप पहला टेस्ट छोड़ते हो फिर अगला टेस्ट भी छोड़ दोगे क्योंकि आपको आदत लग गई है कि कोई बात नहीं टेस्ट छोड़ना ही तो है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है, अभी आपको समझ नहीं आता है। लेकिन ये जो चीज़ है जो आपने पहली टेस्ट छोड़ी ना, वहाँ से आपकी जो हैबिट डेवलप होती है कि टेस्ट छोड़ना है कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग सिलेबस तो कर ही रहे हैं। ये बाद में आप ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते करते कब आपके फुल सिलेबस चालू हो जाएंगे और आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर इस डर से आप टेस्ट नहीं दे रहे हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये बिल्कुल मत करना, टेस्ट तो बिल्कुल दो। अब सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं होता है हमारे टेस्ट से पहले, इस पर बात करते हैं। इसका 2 ही सिंपल रीजन है, एक या तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हो या फिर आपकी सिटिंग आवर्स जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप जो टेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से आप बैकलॉग में हो, आप पुराना सिलेबस कर रहे हो लेकिन अभी के टेस्ट के हिसाब से आप बहुत पीछे हो, ठीक है। ये रीज़न हो सकता है आपका। तो देखो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हो या फिर आपके सेटिंग आवर्स जो है कम है, उसके लिए आप सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ सेटिंग आवर्स बढ़ाने के लिए जो 2 प्रैक्टिकल चीज़, बहुत ईजी चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको, वो है खिड़की के सामने अपना टेबल लगाओ, सनलाइट में पढ़ने की कोशिश करो, इससे आपको नींद नहीं आएगी, जो आप लेजीनेस कहते हो वो आपको नहीं आएगा। दूसरा, पढ़ाई के लिए हमेशा टाइमर सामने रखो, 25 मिनट का टाइमर लगा के पढ़ो, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी था, मैं लिंक लगा दूंगा, देख लेना उसको। और 25 मिनट के स्टडी के बाद आप हमेशा 5 मिनट की रेस्ट लो, जिसमें आपको फोन नहीं चलाना है, आपको वही रिकॉल करना है जो आपने अभी पढ़ा था, या फिर आपको 5 मिनट के लिए खड़े हो जाना है अपने टेबल से और कहीं घूम के आ जाना है या फिर टहल के आ जाना है, ठीक है। कुछ भी एक ऐसा चीज़ करना है जिससे
जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। इस तरीके से आप अपने सेटिंग आवर्स को 5-6 घंटे से लेके 11 आवर्स तक पहुंचा सकते हो। दूसरी चीज हो सकती है कि आप बैकलॉग में हो, मतलब आपने सिलेबस थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, या फिर आपकी आंख लेट खुली थी, या फिर आपने वीडियो मेरी बहुत बाद में देखी और आपको मोटिवेशन बाद में आया कि भैया हम लोग पढ़ेंगे अब से। तो अगर आप बैकलॉग में हो ना और इसलिए आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो और हमेशा इस गिल्ट में रह जाते हो कि अरे मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, ये टेस्ट भी निकल गया, वो टेस्ट भी निकल गया, तो सबसे अच्छी एडवाइस जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि आप एक्सेप्ट करो कि आप बैकलॉग में हो और वो जो टेस्ट अभी चल रहा है उसको छोड़ो। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेस्ट है उसको आप अपने हिसाब से रखो। मतलब हो सकता है कि आप 2 टेस्ट पीछे चल रहे हो, तो 2 टेस्ट पीछे वाले ही टेस्ट को अपना मेन टारगेट बनाओ। उसका जो डेट है उसको चेंज करो, अपने हिसाब से एक डेट बना लो कि इस टेस्ट को मैं इस दिन दे दूंगा, और उसको अपना टारगेट लेके आप पढ़ाई स्टार्ट करो। और ये मत सोचो कि मैं बैकलॉग में हूँ। बैकलॉग में सोचोगे तो हमेशा गिल्ट में रहोगे और आप कभी पढ़ाई एक फ्रेश माइंड से नहीं कर पाओगे, इसलिए आपकी कभी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी नहीं। तो इसीलिए अगर आप 2-3 टेस्ट पीछे हो तो 2-3 टेस्ट पीछे आके ही उसी को अपना टारगेट बनाओ। मैं इस टेस्ट के लिए अभी रेडी होने वाला हूँ, तो इस टेस्ट को मैं इस संडे को दे दूंगा और उसको दो। बस ये मत करना कि इस टेस्ट के बाद भी आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट करके उस टेस्ट को भी छोड़ दिया, फिर अगला भी छोड़ दिया। इस लूप होल में मत फंसना, क्योंकि बहुत विशियस साइकिल होता है। तो हमने कर ली बात उनके जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने के कारण वो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात करते हैं उन बच्चों की जो कि रिवाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो टेस्ट नहीं देते हैं। अब ये क्यों होता है, रिवाइज क्यों नहीं कर पाते हैं बच्चे? देखो, सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए तो रिवीजन की बात आई है। सिलेबस वो टीचर जैसे जैसे करवा दें वैसे वैसे वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन मान लो संडे को टेस्ट है तो उससे 4-5 दिन पहले सिलेबस खत्म हुआ, तो जैसे ही वो सिलेबस खत्म होता है उसके बाद एक अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसमें लग जाते हैं। वो टाइम निकाल ही नहीं पा रहे रिवीजन के लिए। और ये दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो मेनली क्या करते हैं कि जैसे मान लो फिजिक्स है या फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसमें मेनली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। थ्योरी तो आपका टीचर के साथ कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है उसमें एक्स्ट्रा। तो वो आप जो है एंड के लिए रख देते हो। आप सोचते हो कि मेरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, और यहीं पे दिक्कत स्टार्ट होती है कि आप रिवाइज नहीं कर पाते हो। आपको करना क्या होता है, जैसा कि मैंने अपने प्लानर में बोला है या फिर मैं अपने टेस्ट सीरीज जो भी मेरे फॉलो कर रहे हैं उन्हें दिखता है कि प्लानर में हर एक दिन, मान लो फिजिक्स का वो लेक्चर 1 करें तो लेक्चर 1 का डीपीपी भी उनको उसी दिन करना है, और लेक्चर का जो भी मॉड्यूल वगैरह है जो सॉल्व करते हैं वो भी उनको उसी दिन करना है। मतलब कि उस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको उसी दिन खत्म करना है। मतलब कि आज अगर उसने लेक्चर 1 देखा है उस बच्चे ने, तो वो उसी दिन उस लेक्चर के जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे उसको खत्म करेगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन उससे बन गए, मान लो 10 क्वेश्चन थे, 5 ही बने, बाकी 5 जो नहीं बने उसको वो मार्क करके रख लेगा। ठीक है, इसका क्या काम है वो आगे बताता हूँ। ये जब वो करके रख लेगा तो ऐसे करते करते लेक्चर वाइज खत्म करते जाएगा सारे क्वेश्चन, और जिस दिन उसका चैप्टर खत्म होगा उस दिन उसके सारे जो क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करने थे वो भी खत्म कर चुका होगा। तो उसको अलग से टाइम नहीं मांगना होगा कि अरे अब तो चैप्टर खत्म हो गया, अब मुझे टाइम कैसे मिलेगा, अब तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। वही आपका बैकलॉग रह जाएगा, आप रिवाइज फिर करोगे नहीं, क्योंकि आपको लगेगा रिवीजन में तो मुझे पूरे चैप्टर का क्वेश्चन लगाना है। वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, उसमें नया चैप्टर भी चल रहा है और टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि हर एक चैप्टर के साइड बाय साइड आपको क्वेश्चन लगाते जाने हैं और उसमें मार्क करते जाना है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ या फिर ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज करना है एंड के लिए। ऐसे करते करते क्या होगा कि आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए होंगे, और फिर एग्जाम के दिन आपको क्या करना होगा कि फिजिक्स अगर आप कर रहे हो, फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसमें बस आपको फॉर्मूला रिवाइज करना होगा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने होंगे, क्योंकि आपने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अप्लाई कर लिए हैं क्वेश्चन में। तो आपको पता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से, फॉर्मुलाज कौन से देखने हैं, तो फॉर्मुला सारे आप एक दिन पहले देख के चले जाओगे याद करके, तो फॉर्मुलाज आपको याद रहेंगे टेस्ट में। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप पीवाईक्यूज उस दिन फिर से सॉल्व कर लोगे, तो आपका एक पूरा चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट मार्क्स क्वेश्चन जो कि मैंने बताया उसको रिवाइज कर लोगे। तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म में जो आपके पास 2-3 दिन बचता है उसमें आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि आपने जो मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस का काम था वो चैप्टर के साथ साथ खत्म कर लिया। और ये मेरी भी दिक्कत थी कि मैं एंड में ये छोड़ देता था मॉड्यूल के साथ। मैं सोचता था कि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं मॉड्यूल सॉल्व करूंगा, इसलिए मैं कभी भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर होकर नहीं जा पाता था। टॉपर्स करते क्या है कि वो सबसे पहले तो जब टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ अच्छे से चैप्टर को समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि वो साइड से क्वेश्चन करते जा रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहा है तो टीचर से पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आज ही कंसेप्ट को पढ़ा है तो अच्छे से उसको अप्लाई कर लेते हैं उस कंसेप्ट में। जो उनको समझ में आता है कि अच्छा ये कंसेप्ट मेरा वीक है क्योंकि मैंने पढ़ा तो है लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो उसको ध्यान से देखते हैं। तो ये उनके साथ साथ चलते रहता है। तो पहला जो भी उनका जो काम है याद करने का वो पहले लेक्चर में वो कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो 3 दिन पहले आपका वो चैप्टर खत्म हो गया और 3 दिन बाद आपका टेस्ट है, और अब तो कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो आपको क्या करना होगा कि कुछ नहीं, जब चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर के साथ साथ आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ उस दिन से आपको 1 घंटा अलग से निकाल लेना है कि आपका संडे को टेस्ट है, तो उस टेस्ट के लिए आपको 1 घंटा अलग से निकालना है, और उस दिन से आपको क्या करना है, उस 1 घंटे में आपको रिवीजन करना है सिर्फ उस टेस्ट के लिए। दिन भर आपने जो सिलेबस चल रहा है उसके लिए पढ़ाई की, उसके बाद वो 1 घंटा जो है उसके लिए आप उस टेस्ट के लिए पढ़ाई करोगे। उस टेस्ट के लिए आप क्या पढ़ सकते हो, क्वेश्चन तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, साथ ही साथ मान लो बायो है, इनऑर्गेनिक आ रही है, ऑर्गेनिक आ रही है, तो उसमें थियोरेटिकल पार्ट्स है, तो थियोरेटिकल पार्ट्स को आप एनसीईआरटी से रिवाइज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस बचा रह गया तो उसको देख सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया तो पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो उस 1 घंटे के अंदर, सॉल्व कर लिया तो फिर से रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मुला याद कर सकते हो, कुछ भी उस 1 घंटे के आपको अंदर करना है, किसके लिए, संडे वाले टेस्ट के लिए। इस तरीके से
से क्या करोगे आप, एक तो आपने काम कर लिया जब आपका चैप्टर चल रहा था, उसके बाद चैप्टर जब खत्म हुआ उस दिन से 1 घंटा आपने अलग निकाल लिया, उस 1 घंटे में आप जो आपका साइड का काम है जो भी आपको करना है उस टेस्ट के लिए, आपको लगता है मेरे को ये दिक्कत आ रही है या फिर ये मेरा वीक है, तो वो आपने कर लिया, रिवाइज कर लिया। और उसके बाद लास्ट रिविजन जो करोगे वो कब करोगे, टेस्ट से 1 दिन पहले या फिर टेस्ट वाले दिन, टेस्ट से पहले जो 6-7 घंटा होता है आपके पास सुबह, उसमें आप कर लोगे। इस तरीके से आप 2 रिविजन करके टेस्ट देने जाओगे और फिर अगर आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई ये सोच के टेस्ट नहीं देता है कि मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज नहीं किया इसलिए मेरे को सब आता नहीं होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देंगे या फिर वहां से क्वेश्चन पूछ देंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, और ये परफेक्शन फोबिया के कारण अगर वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं भी ये गलती करता था क्योंकि मेरे को परफेक्शन था कि मेरे को परफेक्ट होना है हर चीज़ में, तो मैं इसलिए टेस्ट छोड़ देता था कि मेरे को अभी ये चीज़ रह गया, वो चीज़ रह गई, तो मैं उसको सीख लेता हूँ अच्छे से, टेस्ट देने में क्या फ़ायदा, मैं इसको सीख लूँगा तो आगे काम आएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती, ये आपको नहीं करना है, कभी भी परफेक्शन फोबिया के पीछे नहीं पड़ना है। जितना हुआ है आपसे वो करके आप टेस्ट दे दो, क्योंकि याद रखो आपका जो आखिरी दिन होगा जिस दिन आप नीट से 1 दिन पहले जब रिवाइज करोगे तो आप हर चीज़ रिवाइज नहीं कर पाओगे, उस दिन भी आपका कुछ छूटेगा। तो अगर आपको अभी से ये चीज़ झेलने की आदत नहीं होगी कि हर चीज़ रिवाइज करके टेस्ट नहीं भी देंगे तभी मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर आपका नीट वाला एग्जाम जो है उस दिन आप बहुत एंजाइटी में चले जाओगे कि अरे मैंने रिवाइज ही नहीं किया है, मैं टेस्ट कैसे दूंगा नीट वाला जो मेन एग्जाम है आपका। ठीक है, तो इसलिए हैबिट बनाना है कि हर चीज़ रिवाइज नहीं हो सकती है, सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज करना है जो मेरा वीक है और टेस्ट दे देना है। उसके लिए टेस्ट की प्रिपरेशन जो कैसे करनी है मैंने समझा दिया, कैसे आपको 1 घंटा अलग से निकालना है जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ है, और उससे पहले आपको कैसे चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन लगाते जाने हैं, ये मैंने समझा दिया। फिर आगे चलते हैं, वैसे बच्चे की बात करते हैं जो कि अभी 520 या 600 के बीच कहीं स्टक हो गए हैं, 600 वो मार्क्स क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं या इसके आसपास कहीं भी रुके हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इनका जो मेनली रीजन होता है इस मार्क्स पे रुक जाने का वो सिली मिस्टेक होता है, और इसी कारण जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होता है। अब सिली मिस्टेक्स क्यों होते हैं? सिली मिस्टेक्स मेनली होते हैं प्रेशर के कारण, आप प्रेशर में आ जाते हो एग्जाम में या फिर एक्साइटेड हो जाते हो बहुत ज्यादा। तो मेरा मेनली जो मार्क्स गया था वो इन्हीं दोनों रीजन के कारण गया था कि एक तो केमिस्ट्री के सेक्शन में मैं प्रेशर में आ गया जिसके कारण वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे याद नहीं आ रही थी मैंने टाइम वेस्ट किया और गलत भी पुट कर दिया, प्लस की जगह माइनस रख दिया। एक्साइटमेंट के कारण मैंने बहुत सारी जगह कैलकुलेशन मिस्टेक्स की। एक तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट होता है। मैं इतना एक्साइटेड हो गया था फिजिक्स सेक्शन करते हुए क्योंकि काफ़ी आसान हो गया था, लाइन से क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे थे, तो एक्साइटेड होके मैंने एक्साइटमेंट वर्ड ही नहीं पढ़ा और इसलिए वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ गलत है। अगर आप 550 के अबव या 550 के आसपास स्कोर कर रहे हो ना, तो जो मेन रीज़न है आपका गलती करने का वो यही दोनों होता है। ठीक है, इन दोनों को झेलना जितना आसान लग रहा है कि ये तो दो छोटी चीज़ें झेल लेंगे, वो उतना ही हार्ड है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं आती है क्योंकि ये आप ऐसे डेवलप नहीं कर सकते कि आज आपने सीखा और कल आपका अप्लाई हो गया। आपको टेस्ट दे के ही सीखना होगा। मिनिमम 7-8 टेस्ट लगातार आप जब दोगे, जो मैं समझाऊंगा यहाँ पे आगे, उसको अप्लाई करते हुए, तभी आप इसको सीख पाओगे। प्रेशर और एक्साइटमेंट, जैसा कि मैंने बताया, प्रेशर कब आता है कि जब आपसे लाइन से क्वेश्चन गलत होने लगे तो जो है आप प्रेशर में आ जाओगे, और दूसरी चीज़ हो सकती है कि जब आप लाइन से क्वेश्चन सही करने लगो तो आप एक्साइटमेंट में आ जाओगे। अब जो प्रेशर वाली चीज़ है उसको कैसे हैंडल करना है, मैंने अपने मेंटरशिप सेशन जो मैंने लिया था प्रीमियम बच्चों के लिए जिन्होंने मेरा टेस्ट ज्वाइन किया, उनको मैंने समझा दिया था। तो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। इन शॉर्ट में बताता हूँ कि प्रेशर अगर आपको हैंडल करना है तो पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। 2 राउंड में अटेम्प्ट करने का क्या फायदा होता है कि ये जो दिक्कत थी कि मेरे को क्वेश्चन जैसे सॉल्व नहीं हो रहे थे इसलिए मैं प्रेशर में आ रहा था, ये खत्म हो जाता है। क्योंकि पहले राउंड में आपके पास ऑप्शन क्या रहता है कि आपसे जो क्वेश्चन पहली बार में बने वो आपको बनाना है, जो नहीं बने उसको आपको छोड़ के निकल जाना है दूसरे राउंड के लिए। और इसी चक्कर में क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले राउंड में हार्ड क्वेश्चन को छोड़ के निकल सकते हो, तो आपसे जब क्वेश्चन लाइन से नहीं भी बनेंगे तब भी आप प्रेशर में नहीं हो। समझ में आ गई? बाकी इसको कैसे अच्छे से अप्लाई करना है मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपने पेपर में इमोशनलेस होकर पेपर को अटेम्प्ट करना है, नहीं आपको अगर आपसे क्वेश्चन बनने लगे तो आपको एक्साइट होना है, नहीं आपको प्रेशर में आना है। ठीक है, और ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी जैसा मैंने समझाया। जो मैंने यहाँ पे बोला सेकंड राउंड में पेपर, अगर आपको पता है 2 राउंड में पेपर कैसे करना है तो वो अप्लाई करो, अदरवाइज मैं जल्दी ही वीडियो इस पर बना दूंगा। बाकी जिन्होंने मेरा मेंटरशिप सेशन अटेंड किया है उन्हें तो पता ही होगा, मैंने समझा दिया था, पीडीएफ भी मैंने सेंड कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग जिनकी हो जाती है। जो एक क्वेश्चन आया था कि भैया 80-90 मार्क्स नेगेटिव हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कैसे इसको मिनिमाइज करें। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा, वो अगर आप लगाते हो तो आपका ये मिनिमाइज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक नेगेटिव मार्किंग कहाँ तक करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता ही है, चाहे आप कितना ही कम करो वो होना ही है, लेकिन कहाँ तक करें तो एक लग सकता है कि चलो इतना आइडियल है, इतना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग आप ट्राई करो कि आप 25 से 30 नेगेटिव होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके नीचे लाना है आपको। इनिशियली आप 25 से 30 ट्राई करो, इससे ऊपर ज़्यादा तो वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका। ठीक है, कहाँ तक डिक्रीज करना है, ट्राई करना है उसको कि 10 से 15 तक आप लेके आ पाओ। जब आप 8-9 टेस्ट दे दो या फिर 10-11 टेस्ट दे दो तो ट्राई करना है कि 10-15 के रेंज में आप ला पाओ इसको नेगेटिव को, मतलब -10 हो -15 हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना 580 पे आके अटक जाते हैं। भैया 580 से ऊपर नहीं जा रहे, 600, क्योंकि सबका एक होता है कि 600 से ऊपर स्कोर जाए, 600 के ऊपर स्कोर नहीं जा पाता है। उनका मेन रीज़न होता है ये नेगेटिव। 580 के आसपास से उनका 20 या 25 नेगेटिव हुआ रहता है या 30 नेगेटिव हुआ रहता है, तो ईजिली 610 के आसपास जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका जो है नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कैसे करना है? देखो, नेगेटिव आपको अगर कम करना है, मतलब आपको गलतियाँ कम करनी है, तो आपको एक्यूरेसी बढ़ानी हो। ठीक है, आपको ये
लालच छोड़ना पड़ेगा कि मेरे को हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब एक्यूरेसी कैसे बनाएं, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप हमेशा जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, मान लो कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपका लिखा, उसमें 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में अगर आपका मान लो ये सही आंसर है तो वहां तक आप डायरेक्ट ये मत इसको टिक कर दो कि ये मेरा सही आंसर है। आप पहले इन तीनों को एलिमिनेट करो कि ये 3 गलत क्यों है, उसके बाद आप इस पे पहुंचो। और ये गलत इजीली हो जाते हैं, दिख जाते हैं, ठीक है। जैसे बायो में तो ये ट्राई करना ही करना। मैंने जब 355 स्कोर किया था 2021 में, तो मैंने यही किया था। मेरे पेपर को अगर मैं दिखाऊंगा आपको कभी, तो उसमें हर एक ऑप्शन पे क्रॉस लगा हुआ है, तब मैं सही ऑप्शन तक पहुंचा हूं, और इसी के कारण 355 आया था। और ऐसे ही आता है, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है स्पेशली बायो, इनऑर्गेनिक, थ्योरेटिकल चैप्टर्स में, तो आपको पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने ही करने हैं। दूसरी चीज, आपको तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारने और इंटेलिजेंट गैस में फर्क होता है। फर्क यही होता है कि इंटेलिजेंट गैस आप तब लगाते हो जो आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी होता है सही करने का, मतलब आप 2 ऑप्शन पहले से एलिमिनेट कर चुके होते हो, उसके बाद भी आप एनसीईआरटी के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हो, तब आप उसको बोलते हो इंटेलिजेंट गैस मारना। तुक्का लगाना होता है कि चारों ऑप्शन का कुछ आइडिया नहीं है, आपने कुछ एक ऐसी ऑप्शन टिक कर दिया क्योंकि आपको सुनने में मिला था कि बी और सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो भी चीज आप अभी कर रहे हो ना, ये आपसे नीट के दिन भी होगा। वहां पे लालच आता है कि अरे एक ही क्वेश्चन तो है, इसको मार्क कर देता हूं, सही हो गया तो 4 मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन वो सही जल्दी होता नहीं हो, आपके -1 ही जाता है मैक्सिमम चांस में, ठीक है। तो ये आपको हैबिट रखना है अभी से कि क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उसको छोड़ दूं, ज्यादा फायदा है आपको। अब अगर आपका मार्क्स आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आने के कारण कम पड़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन के कारण अगर आपके मार्क्स कम रह जाए तो उसको आप छोड़ सकते हो इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अब मैं भी एक टेस्ट रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को रिपोर्ट जब बच्चे करते हैं कुछ भी डाउट्स, तो मैं क्योंकि वहाँ पे मैंने ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप रिपोर्ट करते हो तो मैं उनको क्लियर करूंगा, तो मेरे को वहाँ दिखता है कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस को रॉन्ग क्लेम कर देते हैं कि भैया क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि उनसे वो नहीं हुआ था सॉल्व, या फिर उन्हें लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन सही है तो वो उसको रॉन्ग क्वेश्चन बोल देते हैं। तो इतनी जल्दी किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग मानना या आउट ऑफ एनसीईआरटी मानना सही नहीं है, जब तक आप 100% श्योर ना हो उसको लेके, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज मेरे को दिखता है कि बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ एनसीईआरटी लिख देते हैं ऐसे क्वेश्चन को जिसमें ऑप्शन 1-2 आउट ऑफ एनसीईआरटी था, लेकिन वो ऑप्शन था भी गलत। मेन आपका गोल क्या है? आपका मेन गोल है कि आप सही आंसर तक पहुंचो। तो उसमें 3 ऑप्शन अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी है भी और एक ही ऑप्शन एनसीईआरटी से है और वही सही आंसर है, तो वो क्वेश्चन अभी भी एनसीईआरटी का ही हुआ। ये समझो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन स्टिल एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता है। इसीलिए इतनी जल्दी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्लेम मत किया करो। ध्यान से देखो कि अगर सब कुछ बाहर से कुछ सुना ही नहीं है उसके आसपास, तभी उसका आउट ऑफ एनसीईआरटी क्लेम करना। दूसरी चीज, फिजिक्स और फिजिकल में कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होता है। उसमें जो भी आ रहा है, अगर टेस्ट में आया है तो कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा, उसको सॉल्व कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट एनालिसिस और मिस्टेक्स कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो और ये दोनों नहीं कर रहे हो तो आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। अगर अभी इनिशियल इंप्रूवमेंट दिख भी जाए तो फुल सिलेबस में तो आप बहुत नीचे गिरने वाले हो, ये लिख के ले लो, अगर आप इन दोनों को फॉलो नहीं कर रहे हो पार्ट टेस्ट के अंदर। अब ये कैसे बनानी है अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। मैंने इसको समझा भी दिया है, अपने जो मेंटरशिप सेशन में है उनको पता है कि कैसे मिस्ट्री कॉपी बनानी है, ठीक है। मेन चीज़ है कि मिस्ट्री कॉपी को आपको हमेशा हर टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाना है। आपको पता अगर है मिस्ट्री कॉपी कैसे बनानी तो उसको बनाओ और हर टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाओ, भले ही उसका सिलेबस अलग है, क्योंकि यही जो चीज़ है, यही पॉइंट वो रहता है जिसके कारण आप कहते हो कि भैया मेरे पार्ट सिलेबस में तो मार्क्स आते थे, लेकिन जैसे ही फुल सिलेबस स्टार्ट हुआ मेरे मार्क्स एकदम अचानक से ड्रॉप हो गए। पहले 600 के आसपास आते थे, अब 450 आता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो जितनी भी मिस्टेक्स की थी उसको कभी रिवाइज ही नहीं की। अब वही क्वेश्चन उनमें से जो मैंने मिस्टेक की थी वो फुल सिलेबस में आ रहा है, मैं फिर मिस्टेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो अपनी गलतियाँ कभी रिवाइज ही नहीं की। तो ये एक पॉइंट है जहाँ जो आपको बचा सकता है फुल सिलेबस मार्क्स में अचानक से मार्क्स ड्रॉप होने से, ठीक है। तो आपका टेस्ट देने का भी मेन गोल यही होना चाहिए कि आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने जा रहे हो। अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे से आज क्वेश्चन कम बने ताकि मैं वो उन क्वेश्चन को सीख पाऊँ, तो वो प्रेशर वाला जो पॉइंट है वो हट जाएगा आपका। कि आप सोच के जाते हो कि मेरे को आज सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का नहीं हुआ तो मतलब मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, तो इसलिए आप प्रेशर में रहते हो। आप ये सोच के जाओ कि अगर मेरे से आज क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पाए, मतलब टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा था और मैं आज बहुत कुछ सीख पाया। अगर ऐसे टेस्ट में आप जाते हो जिसमें आप इजीली 720 ले आओगे तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। मैंने भी ऐसा ही टेस्ट इस लेवल पर रखा है ताकि बच्चे स्कोर ना कर पाए फुल, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो, वो प्रेशर में आए, टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट हो। अगर ऐसा टेस्ट नहीं है तो फिर आप गलत टेस्ट दे रहे हो, तो इसलिए इसका ध्यान देना। टेस्ट वैसा ही प्रेफर करो जहाँ पे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे अच्छे वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तभी वो टेस्ट बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और मेन गोल आपका होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, कि अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। इस टेस्ट के बाद मेरे को दिख रहा है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा गलत हुए, मतलब इस चैप्टर को मेरे को जाके अच्छे से रिवाइज करना होगा या फिर इसके क्वेश्चन मुझे अच्छे से लगाने होंगे। और वही जब आप करते हो ना, तब आप उस पॉइंट पर इंप्रूव होते हो, ठीक है, अपने पुराने वाले लेवल से। बस इतना करते जाओ, छोटे टारगेट्स रखो। ये मत रखो कि भैया मेरे को तो नीट 2024 में फुल मार्क्स अचीव करने हैं। आप टारगेट रखो कि मेरे को कैसे हर टेस्ट में 20 मार्क्स इंप्रूव करने हैं। अगर आप उतना करते चले जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब आप टॉपर बन गए और कब आपके 720 आउट ऑफ 720 आ गए, ठीक है। तो होप कि मैंने आपको अच्छे समझा दिया होगा कि क्या आपको करना है, किस तरीके से आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। इससे डायरेक्ट वीडियो, इससे प्योर वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि ये मैंने हर एक बच्चे के एस्पेक्ट को सोचने के बाद यहाँ पे रखा है। क्योंकि मैं बहुत बच्चों से बात करता हूँ, डीएम्स आते हैं मेरे पास, अब तो मैं डायरेक्ट फेस टू फेस मेंटरशिप भी कर रहा हूँ, तो मेरे को पता रहता है कि वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको जो भी समझाया है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि फ़ायदा दे सकता है तो उसको एक्सेप्ट करो और इसको अप्लाई करो। अप्लाई करने से ही आप इंप्रूव होगे, सुनने से, वीडियो देखने से
तो व्यूज़ आप देखते हो कितने व्यूज़ आते हैं, उतने बच्चों का इंप्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें से 1% ही होते हैं जो इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।